Hello everyone, good morning. Myself Vishnu Raman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज का हमारा जो टॉपिक है आईपीसी का वो है इंसेनिटी, जो हम लोग अपने आईपीसी के चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, सेक्शन 84 में, सेक्शन 84 एंड चैप्टर 4 ना, और बीएनएस का सेक्शन 22 और चैप्टर 3। ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है ना, ये आईपीसी का सेक्शन 84 या 84 या बीएनएस का सेक्शन 22 या चैप्टर 3। ठीक है, ये बात करता है इंसेनिटी का। इंसेनिटी का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अनसाउंड माइंड का है, मीनिंग देयर बाय ही इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट ही वाज या व्हाट ही इज डूइंग ना, वो ये समझने में सक्षम नहीं है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है कि नहीं है, या क्राइम है कि नहीं है। उसको उस एक्ट का नेचर ही नहीं पता है, इसी को बोलते हैं इंसेनिटी ना। बेसिकली हम लोग अगर साधारण भाषा में अपने समझें तो ऐसा व्यक्ति जो पागल हम लोग कर सकते हैं या कैपेबल नहीं है समझने के लिए कि वो क्या काम कर रहा है, उस एक्ट को हम लोग बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे इंसेन पर्सन, और उस चैप्टर का नाम है इंसेनिटी। ये हम लोग अपने कौन से वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं? जनरल डिफेंसेज वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जनरल डिफेंसेज का मतलब जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आईपीसी में कि इफ अ पर्सन विल कमिट एनी काइंड ऑफ क्राइम तो ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट क्राइम, बट इन जनरल डिफेंसेज देयर आर सर्टेन डिफेंसेज स्पेसिफाइड कि अगर आप उन एक्ट को करते हैं और वो एक्ट आपका उन डिफेंसेस में रिलाई करता है तो क्या होगा, आप उस समय बेनिफिट पा सकते हैं। कौन से चीज़ों का? जनरल डिफेंसेस का, जो आपके प्रोवाइडेड है आईपीसी में या बीएनएस में। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंसेनिटी। तो इंसेनिटी का सबसे पहले बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 या सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी पे आएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि इसमें ढेर सारे, चूंकि बिफोर हम लोग जानते हैं कि हमारा आईपीसी 1860 में आया, लेकिन 1860 से पहले चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ कुछ केसेज ऐसे आए ब्रिटिश कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में, जो ये इंसेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, और उन्हीं में एक मैकनॉटन का केस आया था जो सबसे लीडिंग केस है, और मैकनॉटन्स रूल से ही इंसेनिटी जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होती है। ठीक है, इसी पे जो है इंसेनिटी का रूल इसी पे डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग अपने इसमें जो रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला केस आता है आर वर्सेस अर्नोल्ड, जो 1724 का आया था। इसको हम लोग वाइल्ड बीस्ट टेस्ट भी कहते हैं। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, बीस्ट मीन्स होता है अ जंगली एनिमल, जंगली जानवर जो बहुत ही खतरनाक हो, काइंड ऑफ डेंजरस एनिमल विच लिव्स इन अ जंगल। वाइल्ड मीन्स जंगली। तो ये वाइल्ड बीस्ट टेस्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हम समझाते हैं। तो इस आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में जो मिस्टर अर्नोल्ड थे, ही अटेम्प्टेड टू किल मिस्टर लॉर्ड आंसलो ना, ही अटेम्प्टेड टू किल मिस्टर लॉर्ड आंसलो। उन्होंने लॉर्ड आंसलो की हत्या करने की कोशिश की, एंड ही वाज सफरिंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट एक्ट फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। जिस समय उन्होंने लॉर्ड आंसलो की हत्या करने की कोशिश की, वो उस समय एक मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा था। इसका कहना था अर्नोल्ड का कि सर, आई वॉज नॉट एक्चुअली इन द एक्चुअल सेंस, मैं उस समय समझने में कैपेबल नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दैट्स वाई ही क्लेम्ड द डिफेंस, एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ his mental disorder he found actually defense, उसको बचाव मिला। और इस बचाव को क्या कहा गया? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। क्यों कहा गया? बिकॉज मिस्टर अर्नोल्ड वाज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट वाज बिहेविंग एक्चुअली लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। जिस समय उसने एक्ट किया उस समय वो एक जंगली जानवर की तरह था। जैसे जंगली जानवर हम लोग देखते हैं कि जंगली जानवर को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। मैं अगर किसी को मार रहा हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों से उससे
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। इसीलिए इसको वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहा गया। मतलब जिस समय आपने ऑफेंस किया, यू वेयर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, आप जंगली जानवर की तरह उस समय थे जिस समय आपने ऑफेंस किया। तो ऐसे चूंकि जानवर को हम लाइबल नहीं ठहरा सकते आईपीसी में, तो इसी प्रिंसिपल पे ये प्रिंसिपल इवॉल्व किया, ये रूल इवॉल्व किया गया, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमारा आता है हैडफील्ड केस, जो 1800 में आया था। क्या था इसमें? एक व्यक्ति था जो आर्मी में काम करता था और ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। उनको निकाल दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रीजन, मीन्स देशद्रोह से आरोप में, देशद्रोह के आरोप में उनको निकाल दिया गया। और वो आरोप क्यों लगाया गया? बिकॉज ही अटेम्प्टेड टू असैसिनेट किंग जॉर्ज III। किंग जॉर्ज III को असैसिनेट करने की उन्होंने कोशिश की। असैसिनेशन मीन्स होता है किलिंग या हत्या। तो हैडफील्ड ने किंग जॉर्ज की हत्या करने की कोशिश की, किंग जॉर्ज III की हत्या करने की कोशिश की, और ही क्लेम्ड इंसेन डिल्यूजन। क्या किया? इंसेन डिल्यूजन एज अ डिफेंस फ्रॉम ही विच ही वॉज सफरिंग। इंसेन डिल्यूजन मतलब at the time of commission of act he was actually in the state of insane delusion। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति भ्रम में रहता है और पागलपन उसके ऊपर हावी रहता है, वह ये समझने में सक्षम नहीं है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो इस केस को हम लोग इंसेन डिल्यूजन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट भी इसको कहा जाता है दूसरा। ठीक है, इसके बाद ये आपको कहीं जल्दी पूछता नहीं है, आर वर्सेस एर्नॉल्ट तो पूछ भी लेता है। सबसे लीडिंग केस हम लोग आएंगे मैकनॉटन केस। मैकनॉटन कैसे लिखा जाता है? McNaughten। मैकनॉटन का केस में इसमें क्या हुआ था कि मिस्टर मैकनॉटन वाज अ पर्सन हु वाज सफरिंग अ मेंटल डिसऑर्डर। और मैकनॉटन को ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का जड़ जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट पेल है। जैसे हमारे यहाँ भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि हमारी सारी समस्याओं का जड़ हमारा प्रधानमंत्री है। तो उनको लगता था कि मैकनॉटन को कि मेरी जितनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, सभी समस्याओं के लिए हमारा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और वो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पेल, जिनका नाम था, इनकी हत्या करने की कोशिश की। ठीक है, और ये केस आप देख सकते हैं कि एक्चुअली कैसा है, क्योंकि इसने समझा कि रॉबर्ट पेल की वजह से वो परेशान है, इसलिए उसने उनकी हत्या करने की कोशिश की। बट व्हाट ही एक्चुअली डिड, ही किल्ड मिस्टर ड्रमंड हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, उसकी हत्या कर दी, जिसका नाम था ड्रमंड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो ड्रमंड को ड्रमंड मान के हत्या कर रहा, उसने हत्या की ये मान के कि यही है प्रधानमंत्री। उसको ऐसा लगा कि दिस इज द प्राइम मिनिस्टर, और ही वाज एक्चुअली इंटेंडिंग टू किल रॉबर्ट पेल, बट ही किल्ड एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली नहीं, क्योंकि वो डिल्यूजन में था, मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि मैं किसकी हत्या कर रहा हूँ। तो ही किल्ड ड्रमंड। और कौन था वो सेक्रेटरी था। और फाइनली उनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया, बिकॉज ही वॉज इन अ मेंटल ट्रॉमा, मेंटल डिसऑर्डर। और उस मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल करने की वजह से ऑनरेबल हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मानना था कि ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सो वी कैन नॉट पनिश हिम। क्यों नहीं पनिश कर सकते? क्योंकि भाई हमारा सीधी सीधी जनरल प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेंसिबल होगा, आईपीसी आप पढ़े होंगे तो सबसे पहला चीज कि मेंस rea शुड बी देयर, और वी कैन नॉट कंसिडर अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड टू हैव अ मेंस rea फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम ना। तो जब चूंकि उसके पास मेंस rea है ही नहीं, तो ही शुड नॉट बी हेल्ड लाइबल। फिर उसके बाद
जब वो मैकनॉटन को छोड़ दिया गया तो लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई मच गया। लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना स्टार्ट किया कि सर दिस इज अगेंस्ट द, क्योंकि वो भाई किंग को मारने की कोशिश थी और उनके सेक्रेटरी को मारा गया था, तो ये बहुत बड़ा मामला था, राजनीतिक मामला था, इसलिए इसमें खूब ढेर सारे विवाद हुए और उस विवाद के परिणाम स्वरूप कुछ एक रूल किया गया जिसमें 4 प्रिंसिपल इवॉल्व किए गए इसके द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। एक जजेस की टीम बनाई गई और उस टीम ने फाइनली एक 4 प्रिंसिपल को इवॉल्व किया। उन 4 प्रिंसिपल्स को हम लोग जानते हैं कैसे, मैकनॉटन्स रूल, उसको मैकनॉटन्स रूल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। पहला, ऑल आर प्रिज्यूम्ड टू बी सेन, ऑल आर प्रिज्यूम्ड टू बी सेन, सभी व्यक्ति सेन माने जाएंगे। सेन मीन्स होता है साउंड माइंड, साउंड माइंड मीन्स मतलब सक्षम व्यक्ति, कैपेबल व्यक्ति, जो पागल नहीं। सभी व्यक्तियों को सक्षम माना जाएगा, पागल नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक until contrary is proved from for the satisfaction of the court, जब तक कि न्यायालय के समक्ष उसके विरोध में प्रूफ नहीं कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति पागल था। मतलब पहला प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द पर्सन्स विल बी कंसीडर्ड एज सेन until and unless it is proved before honorable court that he was of insane mind at the time of commission of the act। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है? टू क्लेम द डिफेंस ऑफ इंसेनिटी द वन शुड, एक व्यक्ति को क्या करना होगा? शुड शो, दिखाना होगा, दैट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट एक्यूज वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ठीक है, जिस समय आपने अपराध किया उस समय आप मेंटल इलनेस से स्ट्रगल कर रहे थे। क्या कर रहा है? टू क्लेम द डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, इंसेनिटी का डिफेंस लेने के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ठीक है, तो ही आपको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जिस समय आपने अपराध किया उस समय आप क्या थे? मानसिक स्थिति से आप पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड थे। ठीक है, तीसरा चीज क्या करा? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट। एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको उस कार्य की प्रकृति भी नहीं पता थी कि वो एक्ट क्राइम है कि नहीं है, या उसका नेचर कैसा है। ही वॉज नॉट कैपेबल। आप पागल को देखते होंगे, पागल इतना सक्षम नहीं होता है कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है ना। कभी तारे गिन रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको, वो अपनी अलग दुनिया होती है। फिर अगला हम लोग चौथा रूल क्या पढ़े? एट द टाइम ऑफ द डूइंग ऑफ द एक्ट अक्यूज्ड डू नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग इज रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। अक्यूज्ड को एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट, जिस समय उसने वो अपराध किया है, उसको नहीं पता था। क्या नहीं पता था? कि वो जो काम कर रहा है, वो जो अपराध कर रहा है, वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता। उसको पता ही नहीं है कि ये अपराध है कि नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस कर रहा है, और क्यों कर रहा है उसको ये भी नहीं पता। तो ये सारे रूल जो है मैकनॉटन्स रूल केस में डिसाइड किए गए थे। इन सारे रूल्स के बेसिस पे हम जो है कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को लायबल ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा। अगर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, सारी कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं, तो सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा। 84 मतलब सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बेयर प्रोविजन पढ़ेंगे आप सेक्शन 84 या 22 ऑफ बीएनएस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे 3 रूल्स हैं। ठीक है, मेन। अब हम लोग आते हैं बेयर प्रोविजन पे। इसके लिए हमको इस बार बोर्ड रब करना होगा क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, तो इसके लिए एक बार हम इसको रब करके फिर से स्टार्ट करते हैं।
सेक्शन 84 का आप लोग मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की अभी वो सारी क्या बात करते हैं। सेक्शन 84 आप लोग ओपन कीजिए या सेक्शन 22 आप बीएनएस ओपन कीजिए और एक बार पढ़िए बेयर प्रोविजन। ठीक है, क्या कह रहा है, मार्जिनल नोट कर रहा है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो कैसा है, अनसाउंड माइंड का। और उसका प्रोविजन क्या कर रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act ना, वो उस एक्ट का जो काम कर रहा है उसका नेचर ही समझने में अक्षम है। और क्यों अक्षम है, बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और उसका माइंड अनसाउंड माइंड का है, इसलिए वो ये समझने में अक्षम है कि वो क्या कर रहा है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, या वो जो कर रहा है वो ये नहीं समझ रहा है कि वो या तो गलत है या तो विधि के अगेंस्ट है, कंट्रेरी टू लॉ है। तो ऐसी स्थिति को जो है ऐसी चीज़ों को हम लोग सेक्शन 84 में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 84 या सेक्शन 22 का बाइफर्केशन करेंगे तो हमको कुछ इसेंशियल मिलता है। वो इसेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 84 या 22। पहला, एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक एक्ट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा चीज कह रहा है, अनसाउंडनेस एट द टाइम ऑफ द एक्ट या क्राइम। अनसाउंडनेस कब होना चाहिए, जिस समय उसने एक्ट किया है उसी समय उसका अनसाउंडनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अनसाउंडनेस, मान लीजिए उसकी सुबह तक अनसाउंड, कई बार ऐसा भी होता है कि अनसाउंडनेस जो है स्टेजेस में होता है ना, जैसे सुबह के टाइम उसको दौरा आता है, दिन भर ठीक रहता है, तो जिस समय ठीक रहता है उस समय ऑफेंस करेगा तो ही विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, अभी इसको हम समझाते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, नॉट नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, क्या कह रहा है, नॉट नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट। ठीक है, नॉट नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, वो अपने काम के परिणाम को ना तो उसकी प्रकृति को समझ नहीं पा रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, उसको कुछ नहीं पता है। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द इंसेनिटी शुड बी ऑफ लीगल इंसेनिटी, लीगल इंसेनिटी नॉट मेडिकल इंसेनिटी। ठीक है, इंसेनिटी जो है लीगल होना चाहिए, मेडिकल नहीं होना चाहिए। ये अभी हम लोग आगे समझाएंगे इसको कि मेडिकल इंसेनिटी क्या होती है और लीगल इंसेनिटी क्या होती है। मेडिकल इंसेनिटी को हम बचाव नहीं मानेंगे जब तक कि वो लीगल इंसेनिटी नहीं हो। इसके बाद अब हम लोग आते हैं केसेस पे जो हमारे इंडियन केसेस जो हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी 3 तो हमने केसेस पहले डिस्कस कर लिया है जो हम लोग फॉरेन केसेस कर सकते हैं या इंग्लिश केस। अब इसके बाद हम लोग इंडियन केस पे आते हैं। तो इसमें है दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। पहला केस, दया भाई
छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का केस है। इसमें इस केस में क्या हुआ कि अक्यूज जो है अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। अक्यूज एक्चुअली वाज नॉट लाइकिंग हिज वाइफ एंड ही रिक्वेस्टेड हिज फादर इन लॉ कि आप अपनी बेटी को ले जाइए ना, और उसके पिता ने प्रॉमिस किया था कि मैं ठीक है मैं वापस ले जाऊंगा, और लेकिन वो वापस उस समय तक ले जाता, उससे पहले ही वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है ना। अक्यूज्ड वाज नॉट लाइकिंग हिज वाइफ, हम फैक्ट नहीं लिख रहे हैं, फैक्ट केवल बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग जगह नहीं बचेगा इसलिए। तो अक्यूज्ड वाज नॉट लाइकिंग हिज वाइफ, ही व्हाट डिड ही एक्चुअली किल्ड हिज वाइफ। क्यों? क्योंकि he was very frustrated, he did not like his wife, he requested his father-in-law कि please take her back at his house, but वो जब तक आते उसके फादर इन लॉ या उसके ससुर जी जब तक उसके घर पे आते तब तक उसने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी अपनी पत्नी, ठीक है। और हत्या करने के बाद उसने क्या कहा, he claimed insanity एज ए डिफेंस, ठीक है, एज ए डिफेंस। तो आप लोग अपने सेंस से सोचिए कि इसमें इंसेनिटी का डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सेन होगा मतलब समझदार होगा तो ही वो अपने ससुर से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी बेटी को ले जाओ या नहीं ले जाओ। वो कोई पागल की बस की बात तो नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें मैकनॉटन केस के जो प्रिंसिपल्स है उस प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्या कर दिया, रिजेक्टेड द डिफेंस ना। अब डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब अब जो इसमें अक्यूज्ड है उसकी लायबिलिटी होगी, उसको पनिश किया जाएगा ना। क्यों पनिश किया जाएगा? क्योंकि उसका डिफेंस जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, दूसरा केस हमारा है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। 2011 का केस है ये। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें क्या हुआ कि एक देयर वाज अ पर्सन हु नेम वाज चंद्रशेखर चौबे। चंद्रशेखर चौबे अपने कार से अपने घर आ रहे थे, शाम का समय था, रात का समय था बेसिकली, और इट वाज नॉट अ लेट नाइट। तो चंद्रशेखर चौबे जो है अपने घर वापस आ रहे थे अपनी कार से, और उन्होंने एक मार्केट में अपनी गाड़ी रोकी, ठीक है। लिख देते हैं इनका नाम, चंद्रशेखर चौबे। ये कौन है? ये डिजीज्ड है ना। डिजीज्ड मीन्स होता है मृतक। इन्होंने ये अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे और इन्होंने अपनी गाड़ी एक मार्केट में रुकी, जहां पे ये सुरेंद्र मिश्रा का भी वहीं पे एक दुकान था। सुरेंद्र मिश्रा क्या करता था, एक मेडिकल शॉप रन करता था, मेडिकल स्टोर की एक दुकान चलाता था। चंद्रशेखर चौबे जैसे ही रुक के अपने एक ऑटो पार्ट की दुकान पे उन्होंने गाड़ी रोकी थी, और उस ऑटो पार्ट वाले को बुला के वो अपनी खिड़की से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही बातचीत कर रहे थे, ये व्यक्ति सुरेंद्र मिश्रा अपनी दुकान से बाहर आया अचानक, और अपनी देसी कंट्री मेड पिस्टल से इन्होंने इनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद ये गन फेंक के भाग गया वहां से, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ बीइंग ट्राइड ही कंटेंडेड द प्ली ऑफ इंसेनिटी। इन्होंने क्या कहा सुरेंद्र मिश्रा ने कि मैंने जो है
इंसेन अवस्था में इनकी हत्या की है। मैं उस समय पागल था और उन्होंने कुछ अपनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाई जो डॉक्टर्स के द्वारा इनके लिए कुछ दवाएं दी गई थी। ठीक है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाया गया और जो दवाएं दी गई थी, तो इसमें क्या कहा कि वो दवाएं और प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद इन्होंने कहा कि सर, चूंकि मेरी दवा चल रही थी इंसेनिटी की, इसलिए मुझे जो है पनिश नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए इंसेनिटी का? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जिस समय उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया था, पहली चीज कोर्ट का क्या कंटेंशन था, कोर्ट का कंटेंशन हम लिख देते हैं। पहला चीज कि मेडिकल शॉप कांट बी रन बाय एन इंसेन पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो पागल है, जिसकी दिमाग की स्थिति सही नहीं है, वो मेडिकल शॉप चला पाएगा? सामान्य व्यक्ति तो चला ही नहीं पाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल शॉप वही चला सकता है जिसके पास मेडिकल फील्ड की जानकारी होगी, और जो इतना जानकार है उसको हम लोग पागल कतई नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा कंटेंशन क्या था कोर्ट का कि ही रैन अवे आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। और वो जो भागा, उस भागते समय उसने क्या कर दिया, उस गन को भी उसने फेंक दिया एक कुएं में। तो इसका मतलब वो इस बात से भी अवेयर था कि मुझे एविडेंस छुपा देना है। तो अ पर्सन हैविंग सच काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस कैन नॉट क्लेम द डिफेंस ऑफ इंसेनिटी। इसलिए क्या किया, इसका डिफेंस भी क्या हो गया, डिफेंस वॉज रिजेक्टेड। एक्चुअल में लोगों को लगता है कि मैं जो है पागलपन प्रूफ कर दूंगा, और पागल प्रूफ करते ही मुझे बचाव मिल जाएगा, क्योंकि हमारा आईपीसी कह ही रहा कि पागल के द्वारा कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बचाव लेने की कोशिश करते हैं आफ्टर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। पिक्चरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग तुरंत उसको पागल साबित करने में लग जाते हैं, मेन एक्यूज्ड को। फिर तीसरा केस है हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है। हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यहाँ लिख देते हैं हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था, ये 2008 का केस है। इस केस में एक्चुअल में कहा गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि पहली चीज कही गई कि देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनीशन। ठीक है, हम लोग इंसेनिटी का कहीं प्रिसाइज डिफिनीशन नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको जब भी इंसेनिटी डील करना होगा, किसी भी मामले में इंसेनिटी डिस्कस करना होगा बचाव के रूप में, तो हर केस के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए भी हमको डिस्कस करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक डिफिनीशन दे दें कि ये चीज़ें रहेंगी तो इंसेनिटी मान ली जाएगी। इंसेनिटी तभी मानी जाएगी जब हम, सेक्शन 84 में इंसेनिटी डिफाइंड नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं डिफाइंड, सिर्फ बताया गया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस समय अपराध करता है, तो लायबल नहीं होगा। इसलिए हमको प्रत्येक केस में ये देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति इंसेन था कि नहीं था, इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और दूसरी चीज कहा कि इसमें बताया डिफरेंस बिटवीन, किसमें, लीगल इंसेनिटी वर्सेस मेडिकल इंसेनिटी।
तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीगल इंसेनिटी या मेडिकल इंसेनिटी क्या होता है। तो लीगल इंसेनिटी का मतलब सीधे सीधे कि द पर्सन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। लीगल इंसेनिटी का मतलब एक व्यक्ति जिस समय अपराध कर रहा है उस समय उसको नहीं पता कि जो वो एक्ट कर रहा है क्या वो उस केस के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या वो क्राइम है, क्या क्राइम नहीं है, ये सारी चीजें समझने में वो अक्षम है, कैपेबल नहीं है। ये होता है लीगल इंसेनिटी। मेडिकल इंसेनिटी का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और अपराध, चूंकि देखिए मेडिकल इंसेनिटी का मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसकी दवा चल रही है, तो ऐसा भी होता है कि उसकी दवा चल रही है लेकिन वो 100% में 90% ठीक है, 10% ही प्रॉब्लम में है, तो उसको भी मेडिकल इंसेनिटी कहा जाएगा। लेकिन जिस समय अपराध कर रहा है उस समय अगर वो टोटली इंसेन है तो ही उसको लीगल इंसेनिटी माना जाएगा। मेडिकल इंसेनिटी को हम बचाव में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेडिकल इंसेनिटी बहुत बड़ा टर्म है और उसमें ऐसे भी व्यक्ति कवर हो जाते हैं जो एक्चुअल में नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहे होते हैं जिस समय वो अपराध कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमको बचाव सिर्फ लीगल इंसेनिटी में देना है। कहाँ गया? इसी में बचाव मिलेगा, इसमें बचाव नहीं मिलेगा। मेडिकल इंसेनिटी में बचाव नहीं मिलेगा, सिर्फ लीगल इंसेनिटी में बचाव मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया कंप्लीट सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज शेयर टू दोज हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ सच काइंड ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के, जिससे जो मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके वो फुलफिल हो पाए। थैंक यू वेरी मच।